Hello friends, welcome to the current affairs session for 8th September 2022. स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस टॉप द ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है आधार कार्ड इशू करने के लिए। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली सरपास्ड बाय इंडिया टू बिकम द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। फोर्थ है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नालसा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। पीवाईक्यूज देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट अकर इन द वाटर साइकिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कंपोजिशन। कंडेंसेशन, इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं वाटर साइकिल में देखने को मिलती हैं। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डार्विन। करंट अफेयर्स देखते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। थीम क्या है इस साल की? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी, लर्निंग स्पेसिस, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। इस डे को डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने ऑन 26 अक्टूबर 1966 एट 14th सेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। और फर्स्ट टाइम ये जो डे सेलिब्रेट किया गया था इट वाज इन 1967। इस डे के थ्रू मतलब एम क्या है इसका? हाईलाइट करना कि इंपॉर्टेंस क्या है लिटरेसी की एक इंडिविजुअल्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए और सोसाइटीज के लिए। यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये साइन किया गया था नवंबर 16, 1945 को। ये प्रमोट करती है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर टू प्रमोट पीस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, दैट इज इन फ्रांस। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 195 मेंबर कंट्रीज है। और जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको परस्यू करती हैं थ्रू 5 मेजर प्रोग्राम्स, जैसे कि एजुकेशन, नेचुरल साइंसेस, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो पब्लिश करता है यूनेस्को, फर्स्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो ये दोनों रिपोर्ट्स आपने याद रखनी है जो यूनेस्को पब्लिश करता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। इसमें 2 इंडियन सिटीज सिलेक्ट हुई हैं, नीलांबूर एंड थ्रिसूर सिटीज ऑफ केरला। इनको रिकग्निशन मिली है यूनेस्को द्वारा और ये फर्स्ट सिटीज बनी है इंडिया की यूनेस्को की इस लिस्ट का पार्ट जो बनी है। एंड एज पर द अनाउंसमेंट टोटल 77 सिटीज जो हैं 44 कंट्रीज में से चूज की गई हैं फॉर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। क्या है ये? बेसिकली इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज जो है एक इंटरनेशनल पॉलिसी ओरिएंटेड नेटवर्क है जो एक रास्ता दिखाता है डेवलपमेंट का एंड प्रोग्रेस का बाकी सिटीज के लिए, जिसमें कि आइडियाज एंड इनोवेशंस जो हैं शेयर की जाती हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इन आइडियाज एंड इनोवेशन से दूसरी सिटीज जो है वो भी बेनिफिट जो है हो सके, इसलिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो सिटीज हैं इस लिस्ट में इंक्लूडेड वो भी बेनिफिट, उनको भी बेनिफिट मिलता है आइडियाज एक्सचेंज करने से और सॉल्यूशन एक्सचेंज करने से, और दूसरी सिटीज की डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है। ग्रुप ऑफ ग्लोबल सिटीज जो है इसमें और इम्पोर्टेंट सिटीज कौन सी हैं? बीजिंग है, शंघाई है, हैम्बर्ग, एथेंस, ब्रिस्टल एंड डुबलिन। इंडियन सिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। थ्रिसूर जो है कल्चरल कैपिटल कहा जाता है इसको केरला की। प्राइम डेस्टिनेशन है फॉर सम फेमस एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, स्पेशली गोल्ड। देन एज अ मेंबर ऑफ यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, त्रिसूर जो है इसका एम क्या रहेगा कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, आइडियाज प्रोवाइड करना ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इक्विटेबल एक्सेस टू लर्निंग। देन ये कंट्रीब्यूट करेगी अदर सिटीज को इन बिल्डिंग डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नीलांबूर जो है
ये मेजर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है केरला की। यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक पैटर्न्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, मिक्सअप ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। देन मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर। और इस इनिशिएटिव के अंडर नीलांबूर का एम क्या रहेगा, इंश्योर करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है दैट इज जीरो हंगर, इसको फॉलो करना, इसको कवर करना। देन सिटी जो है इसका एम क्या रहेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना फॉर ग्रोथ टू वीमेन बाय इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल सेक्टर, प्रमोट करना कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिड्यूस करना वीमेन की हरासमेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने और भी याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये टोटल 17 गोल्स हैं जिनको अचीव करना है बाय 2030। और जो एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज जो है ये कहाँ, किस स्टेट में सेटअप किया गया है, त्रिपुरा में। दसपारा विलेज जो है त्रिपुरा का, ये इंडिया का फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज बना है। दसपारा विलेज जो है इसको एक कन्वर्ट किया गया है नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल में एंड लाइवलीहुड, एंड रिड्यूस किया गया है यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का, कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इसके यूज को बहुत कम कर दिया गया है। दसपारा जो है ये होम है अबाउट 64 फैमिलीज का जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एंड फिशरीज के ऊपर। देन त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है इनका एम क्या है, सेटअप करना 100 बायो विलेजेस स्टेट में। देन प्रोजेक्ट जो है ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर्स एट लोकल लेवल। इट मीन्स बायो विलेज का मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर है वो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो उसमें यूज होंगे, बायो फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पावर्ड रहेगी, एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी सोलर पावर्ड रहेंगे, एनर्जी सेविंग्स होगी, देन बायोगैस यूज होगी एंड बायो फर्टिलाइजर्स ही यूज होंगे लोकल लेवल पे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, टू प्रमोट ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे कि सोलर वाटर पंप हो गए, बायोमास कुक स्टोव्स हो गए, बायोगैस गैस प्लांट्स हो गए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट है हैदराबाद लिबरेशन डे। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि एनुअल कोमेमोरेशन जो है हैदराबाद लिबरेशन डे की वो स्टार्ट होगी 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है होस्ट करेगी ओपनिंग सेरेमनी, ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन चलेगी ये। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अवेयरनेस रेज करना लोगों में रेजिस्टेंस के बारे में, वेलर एंड सेक्रीफाइस जो किया है लोगों ने करंट जनरेशन में, उन करंट जनरेशन को अवेयर करना। देन इस पर्टिकुलर रीजन में एंड अक्रॉस इंडिया जो है अवेयरनेस बढ़ाना। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं, क्या हुआ था बेसिकली ड्यूरिंग या एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको राजकुमार रन करते थे। 562 ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे, बट 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया। कौन कौन सी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। देन हैदराबाद जो थी इसको बाय पुलिस एक्शन जो है इंडिया का पार्ट बना लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। जूनागढ़ को बाय प्लेबिसाइड जो है जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बनी थी। देन कश्मीर जो है बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इट मींस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो बाद में ये तीनों स्टेट्स भी इंडिया का पार्ट बन गई। देन इस इवेंट जो है ये कोमेमोरेट करेगा इंडियाज एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद इन 1948 फॉलोइंग इंडियाज पार्टीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टीशन के बाद इंडिया जो है सेवरल प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। जब ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ा 1947 में, तब 2 ऑप्शंस उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को दिए थे, 3 ऑप्शंस दिए थे कि एक या तो वो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं, दूसरा या वो पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं,
तीसरा वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। बट तीनों स्टेट्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो इंडिया ने तीनों स्टेट्स को अपने कब्जे में है बाद में ले लिया। और हैदराबाद के बारे में और भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। हैदराबाद को फाउंड किया गया था 1724 में। एक रूलर थे असफ जा, ऑल्सो नोन एज निज़ाम उल मुल्क। हैदराबाद जो स्टेट थी ये उसके फाउंडर थे। 1724 में ये स्टेट जो है फाउंड की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को कि जितने भी केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं सेक्शन 66A के अंडर, वो केसेस वापस लिए जाएं, क्योंकि सेक्शन 66A जो है अब रिपील हो चुका है, खारिज हो चुका है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच जो है ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को रिपील कर दिया था। और इस सेक्शन के अंडर है क्या, बेसिकली ये एम्पावर करता है पुलिस को कि वो अरेस्ट कर सकती है ऐसे लोगों को जो किसी तरह की ऑब्सीन मैसेज जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू पोस्ट करते हैं, ठीक है, और किसी तरह का अनॉय करते हैं दूसरे लोगों को, अनकन्वीनियंस क्रिएट करते हैं, तो ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा और 3 साल की सजा जो है इसमें फिक्स की गई थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि अनोइंग क्या है या अनकन्वीनियंस का मतलब क्या है, ये ओपन एंडेड रह गया है। ओपन एंडेड का मतलब है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकल कर आ सकती हैं, और मेनली ये एक पुलिसमैन की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ओपन एंडेड होने की वजह से और फंडामेंटल राइट होने की वजह से फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A जो था आईटी एक्ट का उसको कैंसिल कर दिया। श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2015 में ये लैंडमार्क जजमेंट आई, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको इंटरनेट तक भी जो है, इंटरनेट पे भी लागू माना गया कि हाँ, फ्री स्पीच जो है या फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इंटरनेट पे भी एप्लीकेबल है, और लोग जो हैं अपने व्यूज वहाँ इंटरनेट पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर लोगों को राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वेयर एज सेक्शन 2 में स्टेट के पास पावर है कि स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इस राइट के ऊपर। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन एंडेड है और मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, इस वजह से इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिपील किया जाए। बट स्टेट्स जो थी या स्टेट पुलिस जो थी, रिपील होने के बावजूद इसके अंडर केसेस रजिस्टर कर रही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है चीफ सेक्रेटरीज को कि वो जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं इस एक्ट के अंदर आफ्टर द रिपीलेशन ऑफ सेक्शन 66A वो वापस लिए जाएं। नेक्स्ट देखते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने डिलीवर किया है एक वीडियो एड्रेस को यहाँ पे डिलीवर किया है ड्यूरिंग प्लेनरी सेशन ऑफ द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। और ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है इस्टेब्लिश की गई थी बाय द डिक्री ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन इन द ईयर 2015। इट मीन्स रशियन प्रेसिडेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था, और ये हर साल होती है व्लादिवोस्तोक में, जो एक सिटी है रशिया में। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिस्कशंस की जाती हैं की इश्यूज को लेकर, की इश्यूज किससे रिलेटेड, वर्ल्ड इकोनॉमी, रीजनल इंटीग्रेशन, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, इसके अलावा ग्लोबल चैलेंजेस जो फेस कर रहा है रशिया और बाकी नेशंस। देन फोरम जो है फॉरेन बिजनेस प्रोग्राम जो है इसमें इंक्लूड है नंबर ऑफ बिजनेस डायलॉग्स, इसमें लीडिंग पार्टनर कंट्रीज जो हैं एशिया पैसिफिक रीजन की हैं, इसके अलावा एशियान कंट्रीज हैं। एशियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की, वो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। देन ओवर द ईयर्स ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उभर कर आया है जहाँ पे डिस्कशंस की जाती हैं स्ट्रेटेजीज related to developing political, economic and cultural ties between Russia and Asia Pacific region. नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ वायु दिवस
यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 3rd इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज एज स्वच्छ वायु दिवस, ऑल्सो नोन एज स्वच्छ वायु नील गगन। इसमें अवेयरनेस रेज की जाएगी और एक्शंस फैसिलिटेट किए जाएंगे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया था 7 दिसंबर को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जिसका एम क्या था कि अवेयरनेस रेज करना और एक्शंस को प्रमोट करना कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। देन इस साल जो है अवेयरनेस रेज की गई ऑन द अर्जेंसी ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल इलेक्शन, कि नेशनल इलेक्शंस जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, रीजनल कोलैबोरेशन की जाए ताकि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और इस साल की ग्लोबल थीम क्या है? द एयर वी शेयर, तो आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन जनवरी 2019 एंड ये फर्स्ट एवर एफर्ट था कंट्री में। इसमें एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया गया एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, वो भी एक टाइम बाउंड टारगेट में, मतलब एक टाइम बाउंड में जो है एयर क्वालिटी को मैनेज करना था। देन इसका एम क्या है कि कट करना कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स particulate matter of diameter 10 micrometer or less than 10 micrometer. It means PM10, particulate matter 10 and particulate matter 2.5, इनकी कंसंट्रेशन को कम करना बाय एटलीस्ट 20% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और बेस ईयर किसको माना गया? 2017 को। देन इस प्लान में 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज भी इंक्लूड हैं, जो कि 23 स्टेट्स में है और यूनियन टेरिटरीज में। इसको आइडेंटिफाई कौन करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी डेटा बिटवीन 2011 एंड 2015। नॉन अटेनमेंट सिटीज वो सिटीज हैं जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में अनसक्सेसफुल रही हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।